सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इधर देखिए जरा। टग वॉर बेटा क्या होती है आपको पता है, रोप पकड़ के खींचते हैं। भाई यहां पर रोप होती है बीच में, यहां पर कुछ लोग पकड़ के इसको खींच रहे होते हैं, इधर से कुछ लोग पकड़ के खींच रहे होते हैं। अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब इस तरफ जो फोर्स लग रही है और इस तरफ वो क्या है, इक्वल है, इसीलिए रुका हुआ है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स है। अगर एक तरफ बेटा ज्यादा फोर्स लगी और एक तरफ कम फोर्स लगी तो बेटा क्या हो जाएगा, या तो ये इधर गिर जाएंगे या ये इधर गिर जाएंगे। तो बेटा इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। इन अ टग वॉर इफ वन ऑफ द टीम सडनली रिलीज द रोप एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द अदर टीम ड्यू टू विच अदर टीम फॉल्स इन द बैकयार्ड डायरेक्शन। मतलब देखो ये मान लीजिए बहुत जोर से अपनी तरफ खींच रहे थे लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, तो बेटा ये किधर गिरेंगे, इस तरफ गिरेंगे, अपनी तरफ ही गिरेंगे, पीछे गिर जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल देखते हैं जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सा वाला एग्जांपल है ये, व्हेन आप, हाँ जी बेटा कोई भी बॉक्स रखा हुआ है फ्लोर पे, ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, कोई भी एक लड़का है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है इस बॉक्स को, तो बेटा क्या होगा, या तो ये बॉक्स मूव कर जाएगा इधर या नहीं हिलेगा। अगर नहीं हिल रहा है इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, और अगर ये हिल गया, इस तरफ मूव कर गया, इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स। इज दैट क्लियर। ये सारे एग्जांपल्स बेटा मैंने आपको कराई दिए थे। आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखिए, इधर देखिए जरा, कोई भी अगर साइकिलिंग कर रहा है, कोई भी साइकिलिंग कर रहा है, अगर बेटा पैडलिंग करता रहेगा तब तक तो वो चलती रहेगी, तो ये कैसी फोर्स है, अनबैलेंस्ड, तभी तो वो मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है, मोशन में आ जाता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप पैडलिंग करोगे, अब बाइसाइकिल विल स्लो डाउन इफ द राइड स्टॉप्स पैडलिंग, अगर आप पैडलिंग करना बंद कर दोगे साइकिल पे तो धीरे धीरे बेटा आपकी जो साइकिल है वो पहले स्लो होगी और बाद में रुक जाएगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज when the ride stops pedaling the bicycle or a force of friction between the tires of the bicycle and the road acting in the direction opposite to the direction of motion. अरे समझ जाओ, डायरेक्शन, ठीक है। क्या मतलब है बेटा इसका, बेटा मान लीजिए ये है आपकी साइकिल, हायाबुसा की तरह बिल्कुल बना दी मैंने, ठीक है, ऐसे। अब बेटा एक बताओ, जब ये मूव कर रही होती है, ये है आपका ग्राउंड, ये है आपका ग्राउंड, ठीक है। अब बेटा होगा कि ये बेटा बाइसाइकिल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्यों बेटा मूव कर रही है, क्योंकि आप पैडलिंग कर रहे हो। जब बेटा आप पैडलिंग करना छोड़ देते हो तो बेटा इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ग्राउंड से, जो आपकी ज़मीन है वहाँ से एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ये बेटा फोर्स इन टायर्स के बीच में अप्लाई होगी जिसकी वजह से धीरे धीरे, देखो पैडलिंग तो आप आगे की तरफ कर रहे थे लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो बाइसाइकिल है वो थोड़ी देर के बाद स्लो डाउन हो जाएगी। बट अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊँ, एक्चुअल समझिए बेटा, जब आप पैडलिंग कर रहे हो तो बेटा ये टायर मूव करके इधर आ रहा है। ये टायर क्यों मूव कर रहा है बेटा, पैडलिंग की वजह से। और बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बाइसाइकिल आगे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ बाइसाइकिल मूविंग। बेटा एक्चुअल देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक्चुअली बाइसाइकिल इधर फोर्स लगा रहा है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। लेकिन हमें क्या लगता है भाई बाइसाइकिल आगे जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रही होगी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट होता इसका ऑपोजिट है। ये टायर बेटा घूम के फोर्स इधर लगा रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स की। अगर आपका ये पैर है, ये आपका मान लीजिए पैर है, ठीक है, ये बेटा जब आप मूव करते हो तो अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, यही तो होता है। जब आप आगे मूव करते हो पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रही है,
इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी मूविंग। इज दैट क्लियर? तो ये होता है बेटा। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगती रहती है जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद साइकिल जो है वो स्लो हो जाती है और थोड़ी देर के बाद बेटा वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी बातें हैं बेटा। आप जरा देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इंपॉर्टेंट डिस्कशन बेटा क्या है, जरा देखिए, ये कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं आपके लिए, एक बार रीड कीजिए। अन अनबैलेंस्ड force acting on our body produces motion in the body and also can stop the moving body। बेटा अनबैलेंस फोर्स जब आप किसी भी बॉडी पे लगाते हो तो दो केस हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो मोशन में आ जाएगी। मान लीजिए फुटबॉल रखी हुई थी, आपने जाके उसको किक कर दिया, तो जैसे ही आपने अनबैलेंस फोर्स लगाई वो क्या कर जाएगी बेटा, मोशन में आ जाएगी। तो कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो मोशन में आ जाती है। और मान लीजिए फुटबॉल सामने से आ रही थी, आपने पैर लगा के उसको रोक दिया, तो बेटा फिर वो क्या आ जाएगी, मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कहाँ खोए हुए हो, इधर ध्यान दो। अच्छा उनसे मत पूछो, मुझसे पूछो, मैं देख रहा हूँ आपको सामने से। तो बेटा दो केस होंगे, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर वो मोशन में है तो फिर वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉल, बॉल नहीं भाई, बॉल is rolling on the ground an unbalanced frictional force of acts on it which brings the ball to stop after some time। बेटा अगर बॉल को आप किक कर दो, मान लीजिए ये है बॉल और ये है आपका ग्राउंड, इस बॉल को अगर आप किक करोगे तो ये घूमते 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 यहाँ तक जाएगी और थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि बेटा इस पे बार बार फ्रिक्शनल फोर्स, ये बॉल तो आगे की तरफ मूव कर रही है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगते 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 जो इसके अंदर फोर्स थी वो बेटा क्या हो जाएगी, खत्म। और जब फोर्स खत्म हो जाएगी तो बेटा उस केस में ये बॉल जो है वो रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बात समझ में आ गई बेटा कि अगर आप हिट करोगे थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉल रुक जाएगी। अब देखो, इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नो एयर रेजिस्टेंस, अ मूविंग बॉल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। अगर एयर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जरा सुनिए। मान लीजिए ये बॉल जब इधर जा रही थी तो यहाँ पे एयर भी तो है, एयर बेटा इस बॉल से ऊपर और नीचे कट जाती है, लेकिन बेटा इस पे एयर भी प्रेशर लगाती है। जब आंधी चलती है देखते हो आपके बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि बेटा वो एयर के पार्टिकल्स आके आपको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप बॉल को हिट करते हो तो बेटा वो बॉल भी बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती है और इसके ऊपर एयर जो है वो फोर्स लगाती है। एयर फोर्स लगाती है तो एक तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस का मतलब एयर की फोर्स, और दूसरी लग रही है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों चीज़ें मिलकर इसको थोड़ी देर के बाद रोक देती है। ठीक है, तो बेटा अगर ये दोनों चीज़ें हटा दी जाए, एक तो ये एयर रेजिस्टेंस हटा दिया जाए और ये फ्रिक्शनल फोर्स हटा दी जाए, तो बेटा ये बॉल जिंदगी भर चलती ही रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। ऐसा होता है बेटा स्पेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। इधर देखिए जरा, एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इधर देखिए, इफ वी टेक अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, मोस्टली इसका क्या मतलब है, वो फोर्स कैसी है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। जैसे ये रिमोट में उठा के लाऊंगा तो ये मोशन में आ गया ना, कैसी फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने डोर ओपन किया वो मोशन में आ गया, कैसी फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। साइकिल रुकी हुई थी, मैंने पेडलिंग करनी शुरू कर दी, कैसी फोर्स, अनबैलेंस्ड। मोस्टली बेटा केसेस में जब भी आप फोर्स लगाते हो वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा उसका आउटपुट क्या है, उससे हमने क्या सीखा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा जरा देखिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला पॉइंट जरा देखिए, व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब मान लीजिए एक पत्थर रखा हुआ था, यहाँ पे बॉक्स है, इधर से भी आप फोर्स लगाइए 50 न्यूटन की, इधर से भी आप फोर्स लगाइए 50 न्यूटन की, तो आपने कैसी फोर्स लगाई इस पे, बैलेंस्ड फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, जैसा कि इस बॉक्स के साथ होगा। ये बॉक्स बेटा मूव नहीं करेगा, व्हाई, बिकॉज अ बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। क्लियर हो गई बात यानी? नेक्स्ट पॉइंट बेटा जरा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए,
क्या बोल रहे हैं, व्हेन बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन मूविंग बॉडी इट कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन व्हेन विद सेम स्पीड। क्या मतलब है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस पे बेटा बैलेंस फोर्स लगाई जाए तो बेटा ये मूवी करता रहेगा। ठीक है, ये मूवी, मान लीजिए ये एयर में, आप स्पेस में लेके जाइए इसको, स्पेस में लेकर गए और ये बेटा बॉल जो है वो मूव कर रही, इधर से अभी आपने 50 न्यूटन लगाया और इधर से भी 50 न्यूटन लगाया, तो बेटा ये चीज़ चलती ही रहेगी, मूवी करती रहेगी, रुकेगी नहीं। रुकेगी कब, जब आप इधर से फोर्स ना लगाएं, इधर से फोर्स लगा दे तो आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये चलती हुई जो फोर्स थी उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा और ये बॉल रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने दोनों तरफ जाके पकड़ लिया तो ऐसे ही मूव करते हुए आगे चले जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगा दी जाए तो बेटा वो मूविंग ही रहती है, मूव करती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चलती ही रहेगी। रोकने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ये बेटा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जरा देखिए। हाँ जी बेटा पूछिए। एक बॉक्स है बड़ा सा, हाँ। दोनों साइड से 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है उस पे, सर वो मूव कैसे करेगा? मूव कैसे करेगा बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बैलेंस फोर्स। बेटा, वहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, समझ रहे हो ना बेटा। वो क्या कह रहे हैं, कोई भी फोर्स ना लगे, ना एयर रेजिस्टेंस हो, ना ही फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी फोर्स ना हो और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तब उसके ऊपर अगर बैलेंस फोर्स लगाई जाएगी बेटा वो मूव ही करता रहेगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स करने के लिए मान लीजिए ये 100 न्यूटन से जा रही थी, 100 न्यूटन से, आपने इधर से भी 50 न्यूटन लगा दी फोर्स और इधर से भी 50 न्यूटन, तो बेटा आपस में ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, अभी भी तो 100 न्यूटन है इस पर फोर्स। ठीक है, तो अगर आप इसको रोकना चाह रहे हो तो आपको अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात या नहीं? आप जरा देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, when unbalanced forces act, हाँ थर्ड पॉइंट नहीं समझाया? अच्छा ठीक है, थर्ड समझा देता हूं। देखिए जरा, when unbalanced forces act on a body at rest it remains to move in the direction of unbalanced force। मतलब कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ था मस्त रेस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखा हुआ था, आपने बेटा क्या कर दिया, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दी, मान लीजिए 50 न्यूटन की इधर फोर्स लगा दी, तो बेटा ये बॉक्स जो है ना वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। क्यों शिफ्ट कर गया? क्योंकि आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दी। तो कोई अगर चीज़ रेस्ट पे थी उस पर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो वो मूव कर जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मतलब अगर आपने इधर फोर्स अप्लाई किए तो ये बॉक्स इधर ही मूव करेगा, ऐसा नहीं ऊपर या नीचे चला जाए। इज दैट क्लियर? अब दूसरा केस, सेकंड केस जरा देखिए ये वाला। व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी its velocity changes, it means unbalanced force acting on a body accelerates or retards the motion of a body। क्या मतलब है जरा समझिए। मान लीजिए भाई एक साइकिल आ रही थी इस तरीके से, ठीक है भाई, ऐसे मस्त साइकिल चलाते हुए आप आ रहे थे, ठीक है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे, सामने से आके किसी ने बेटा आपको रोक दिया, पैर लगा दिया या फिर ऐसे पीछे से पकड़ लिया आपको, आगे से आके या पीछे से पकड़ लिया। जब आप पीछे से पकड़ोगे तो फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगाओगे ना आप। तो बेटा इस केस में क्या होगा, या तो बेटा इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कब? जब आप पीछे से आगे की तरफ ही धक्का दे दोगे, और अगर आपने पीछे की तरफ खींचा क्योंकि साइकिल आगे जाना चाह रही है तो बेटा इसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है उसके ऊपर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो बेटा वो उसकी वेलोसिटी जो है वो या तो कम हो जाएगी या फिर ये स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले केस में कोई भी चीज़ बेटा रेस्ट पे थी और उसके ऊपर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई तो वो मूविंग हो गई, चलने लगी, मूव करना शुरू हो गई। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है उसके ऊपर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दी तो बेटा वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी या उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ध्यान दो बेटा, इधर पेपर फाड़ने पे ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। तो एक्सेलरेट्स और रिटार्ड्स द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए जरा फिफ्थ पॉइंट,
व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी इट बिकम्स टू रेस्ट। मतलब ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यूसली लगाते रहोगे तो बेटा वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ सकती है। अगर आप फोर्स कैसे, अनबैलेंस फोर्स। अरे मेरे भाई ये आ रही थी फुटबॉल इधर, ठीक है, फुटबॉल आ रही थी, आपने इधर से 100 न्यूटन फोर्स लगा दी तो ये बॉल रुक जाएगी या नहीं रुक जाएगी? तो ये आपने एक साइड से ही तो फोर्स लगाई, एक आपने किधर से लगाई, वो ऑलरेडी मूव कर रही थी, आपने किधर से लगाई, आपने सिर्फ एक ही साइड से लगाई ना, तो ये अनबैलेंस फोर्स क्यों दूसरी साइड चली जाएगी भाई? मैं कह रहा हूँ इतनी फोर्स लगाओ ये रुक जाए, ऐसे रोक दिया आपने, या फिर साइकिल आ रही थी, साइकिल को आपने रोक लिया, साइकिल आ रही थी उधर से आपने साइकिल को पकड़ा, थोड़ी देर तक पीछे खींचते हुए जाओगे फिर तो वो रुक जाएगी। तो बेटा आपने कैसी फोर्स लगाई, अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पे एक साइड फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगी। तो जब आप किसी, एग्जांपल ऐसे समझो, हाँ जी, एक साइड से डब्बे में 50 न्यूटन फोर्स है, हाँ जी कैसे रोकेंगे? बेटा वो मूविंग होना चाहिए पहले, वो क्या कह रहे हैं, मूविंग बॉडी, पहले वो मूविंग होना चाहिए। अब आप जो फोर्स लगाना चाह रहे हो वो एक रुके हुए बॉक्स पे लगाना चाह रहे हो, जब आप रुके हुए बॉक्स पे लगाओगे तो ऑब्वियसली वो मूव कर जाएगा, लेकिन ऑलरेडी अगर वो बॉक्स मूव कर रहा है तब आप उस पर फोर्स लगाओगे। कहने का मतलब ये है कि ये एक बॉक्स है, ये इधर आ रहा था 50 न्यूटन फोर्स से, आपने इधर से फोर्स लगाई, अब इधर से कितनी फोर्स आ रही थी आपको पता नहीं, लेकिन आपने सिर्फ एक साइड से फोर्स लगाई, कुछ फोर्स लगाओगे तो बेटा ये रुक जाएगा। टोटल मिलाकर तो ये बैलेंस फोर्स ही हो गई, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई, 0, तभी तो वो रुका। लेकिन आपने फोर्स तो सिर्फ एक साइड से लगाई थी ना, अनबैलेंस फोर्स। जब एक साइड से फोर्स लगती है तो वो कैसी फोर्स होती है बेटा, अनबैलेंस फोर्स होती है, वो बाद में बैलेंस हो जाएगी, वो एक अलग बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। अब जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से रेगुलरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ज़रा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या कहता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will be at rest, if any object is in motion it will be in motion until and unless any external force is applied on it। वो क्या कह रहे हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है, मान लीजिए एक पत्थर पड़ा हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, ज़िंदगी भर रुका रहेगा, वो इधर उधर मूव खुद से नहीं करेगा। कब तक, जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। अगर आपने इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगा दी तो भाई ऑब्वियसली ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। बेटा वो इसका उल्टा भी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर आपने साइकिल चलाई ना तो साइकिल ज़िंदगी भर चलती ही रहेगी, अगर आप पैडल मारना भी छोड़ दो तब भी वो ज़िंदगी भर चलती ही रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो चलाते रुक जाती है साइकिल। बेटा ज़रा समझिए, बेटा उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, आप नहीं लगा रहे हो, लेकिन तब भी उसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल पुल भी है, नीचे की तरफ खींचा जाए, और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स भी है। ये दोनों फोर्सें अगर हटा दी जाए, एयर भी हटा दी जाए, तो बेटा ये साइकिल ज़िंदगी भर चलती रहेगी, आपको पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं। एक दो बार पैडल मारो और छोड़ दो, चलती रहेगी चलती रहेगी, कितना बढ़िया होता है ना। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो गया तो आप मूव भी नहीं कर पाओगे। एक बार मम्मी ने ऐसे थप्पड़ मार दिया ना तो ऐसे चलते ही चले जाओगे, फिर रुकेगा नहीं है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर जीना, है ना। तो और अगर कोई चीज़ मूविंग है तो वो मूविंग कर रही है, यही है बेटा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। पढ़ते हैं ज़रा, वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कॉन्टिन्यू, स्पेलिंग वाइज देख लेना ज़रा, है कॉन्टिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली जिधर मूव कर रहा है वो उसी लाइन में जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसे लहराता हुआ जाए, आप लोगों की तरह नहीं ट्यूशन आ रहे हो घूमते हुए आ रहे हो इधर उधर, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन में जाएगा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर साइकिल जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो बेटा 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वगैरह की जो फोर्सेस हैं वो नहीं लग रही होंगी तब, ठीक है। तो बेटा वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलता रहेगा अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए तब तक। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गई बात या नहीं। सो बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक, 3 लॉज ऑफ मोशन है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए, ठीक है।
बेटा इसी की तरह एक चीज है इनर्शिया, उसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़े बहुत बेटा चेंजेस हैं, जरा ध्यान देना। देखिए इधर, इनर्शिया होता है। अभी बता रहा हूं। इट मीन्स ऑल बॉडीज रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। इससे बेटा क्या कंक्लूजन निकलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, भाई परेशान मत कर, मैं रेस्ट कर रहा हूँ आराम से। और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए। ठीक है, ये है बेटा इसका कंक्लूजन। आइए बात करते हैं इनर्शिया की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया पूछ लिया जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज़रा देखिए इनर्शिया क्या है बेटा। द प्रॉपर्टी या टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेटा ध्यान दो, द टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, एक खास बात होती है। क्या है वो खास बात? कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, चेंज नहीं चाहता है। और जो चेंज नहीं चाहता वही क्या है? इनर्शिया। बेटा ज़रा डेफिनेशन पढ़िए, बहुत सिमिलर डेफिनेशन है। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक में। दी टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, मतलब हर दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट है उन सभी के अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है? वो बदलना नहीं चाहते। वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया। वो आपसे क्या कह रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसमें बेटा अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें एक चीज की, अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लेकिन यहां पर सिर्फ कितना लिखा हुआ है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज। मतलब ये चेंज नहीं चाहता है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बस यहां पर अगर बात खत्म हो जाए तो वो इनर्शिया की डेफिनेशन है। अगर आप ये लगा दें, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless any external force is applied on it, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? सिंपल, कि कोई भी बॉडी किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहती है। अब बेटा इनर्शिया, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कम होगा, तो बेटा इसके अंदर इनर्शिया भी कम होगा। एक बात, अगर छोटा सा कोई पेपर रखा हुआ है, इसको यहां से वहां शिफ्ट करने में कितनी दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। तो बेटा ये चेंज तो नहीं होना चाहता है, लेकिन जैसे ही छोटी मोटी भी फोर्स लगाई जाएगी वो यहां से वहां शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है। इसका मतलब यह है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर बेटा मास कम हो गया तो इनर्शिया भी कम हो जाएगा। अगर बेटा मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर ले लिया, मान लीजिए ये आयरन का ले लिया, आयरन का पीस ले लिया मैंने, लोहा बहुत बड़ा, अब बेटा क्या इसको मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसको हिला भी नहीं पाओगे। मूव करना तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादा फोर्स लगाओगे, भाई कोई ट्रक व्रक ले अगर आके खींच लिया आपने, या फिर ज़्यादा लोग आ गए उन्होंने हेल्प करवाई, तब तो आप इसको हिला दोगे शायद। लेकिन बेटा क्या आप अकेले इसको हिला पाओगे? नहीं हिला पाओगे। इसका मतलब ये है कि आपने इस बार मास बढ़ा दिया तो इनर्शिया भी बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जो इनर्शिया है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। एक मान लीजिए इतना बड़ा बॉक्स है, लकड़ी का है, उसको आप आराम से मूव कर दोगे, यहाँ से उठा के वहाँ रख दोगे। लेकिन अगर वो बेटा आयरन का है, लोहे का है, तो मूव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा लकड़ी में मास कम होता है, लकड़ी में पार्टिकल्स कम होते हैं, लकड़ी में वजन कम होता है। लेकिन बेटा लोहे में मास ज़्यादा है, पार्टिकल्स ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा है, तो इसको बेटा मूव करना मुश्किल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब फिर वो जल्दी चेंज नहीं होगा, ना ही वो मोशन में आएगा और ना ही वो रेस्ट में आ पाएगा। ठीक है, कब तक? जब तक आप इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ना लगा दो। ठीक है, ये है बेटा इनर्शिया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के भी टाइप हैं बेटा, 3 टाइप्स के इनर्शिया है। इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, और बेटा इनर्शिया कहाँ चला गया? इनर्शिया इन ऑफ डायरेक्शन। ये 3 चीज़ें बेटा देखना।
अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो इनर्शिया, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो इस टाइप का जो इनर्शिया वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर स्पेस में कोई पत्थर जाके फेंक दो तो वो पत्थर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा सेम स्पीड से, ना ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, सेम वेलोसिटी से वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो बेटा ये किस टाइप का मोशन है, किस टाइप का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब वो मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट में आना नहीं चाहता है। कहाँ कम हो गई, कम नहीं होती है, किसने बोला? तो बेटा मून पे भी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पर, हर प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेस में प्लैनेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है, मतलब हैं बट वो दूर होते हैं, वहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स आती नहीं है। ये बेटा 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। मान लीजिए बॉल जा रही है स्पेस में मस्त इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि ये थोड़ी देर बाद घूम के इधर चली गई फिर वापस इधर आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक आप इसके ऊपर कोई और अलग से आके फोर्स ना लगा दो। जैसे ही आप इधर फोर्स लगाओगे ये इधर मूव करना शुरू कर देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका डायरेक्शन भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर हो गई बात ही नहीं? तो ये 3 टाइप के बेटा इनर्शियाज हैं। जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है जरा देखिए, डेफिनेशन पढ़िए। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू ऑपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट में आप मस्त सो रहे थे, मम्मी ने कहा उठ जा बेटा पढ़ना है तुझे, आप कहते ना बेटा मुझे ना, मम्मी मुझे परेशान मत करो, मैं रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कितने खुश हो रहे बच्चे, मैंने पता है बिल्कुल मन की बात कह दी। तो बेटा आपके अंदर भी क्या है? इनर्शिया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या आ जाएगा? इनर्शिया ऑफ, अच्छा एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इसके, समझिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए आप बेटा एक कार में जा रहे हो, मस्त कार चल रही है, आप बेटा मान लीजिए आप कार में जाके बैठे हैं, आप बैठ गए, आप किस पे हो बेटा? रेस्ट पे हो। जैसे ही बेटा कार आगे बढ़ती है आप एकदम पीछे की तरफ हो जाते हो, नहीं हो जाते हो अगर ज़्यादा स्पीड से बढ़ा दी जाए तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहना चाहती है। लेकिन बेटा कार क्या हुआ? मोशन में आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये है बेटा कार की सीट जिसके आप ऊपर आप बैठे हो, यहाँ पर ऐसे पैर करके ये मस्त आप यहाँ पर बैठे हुए, भाई ऐसे समझ लो, ऐसे बैठे हुए। सुन लो इधर जरा ध्यान से, मस्ती नहीं बेटा। अभी आपकी जो लोअर बॉडी है वो इस चेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, और आपकी पूरी बॉडी अभी रेस्ट पे है क्योंकि कार रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही कार चलेगी ये बेटा जो सीट है वो साथ में आगे बढ़ेगी। तो बेटा आपका लोअर पार्ट तो आ गया बेटा मोशन में, लेकिन आपका अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो ये पीछे रह जाता है। ये मोशन में आ गया, आगे चला गया, ये पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा लग रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका उल्टा भी देख लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन वाला भी आ जाएगा। तो ये रेस्ट वाला केस समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? इसी की वजह से बेटा हम लोग क्या करते हैं? सीट बेल्ट वगैरह लगा के रखते हैं। अगर इसका ऑपोजिट देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूं, इसी को दोबारा से मैं एग्जांपल में समझा ही देता हूं अभी। बेटा मान लीजिए आप कार के साथ जा रहे थे, बहुत तेज मोशन में थे, लेकिन मान लीजिए सामने कोई कार आ गई, आपने लगा दिया बेटा ब्रेक। ब्रेक लगाते ही ये जो सीट है ये तो कार के साथ में है, ये रेस्ट पे आ जाएगी। आपकी लोअर बॉडी तो बेटा किस में है? इसके साथ अटैच्ड है, टच है, तो बेटा आपकी लोअर बॉडी तो आ जाएगी रेस्ट पे, लेकिन आपकी अपर बॉडी किस में है? मोशन में, जिसकी वजह से आप आगे चले जाते हो। और अगर ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगा दिए, ज़्यादा स्पीड से, तो बेटा यहाँ पे जो शीशा लगा हुआ होता है ना, उसे तोड़ के लोग बाहर आ जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा जाके आज यूट्यूब पे एक्सीडेंट वगैरह देखना, आपको पता चल जाएगा। शीशा तोड़ के, तो अब एक तो शीशा मजबूत बनाया जाता है, पहली चीज़ कि इंसान तोड़ के बाहर ना जाए। दूसरा बेटा हमेशा क्या लगाई जाती है? सीट बेल्ट लगाई जाती है। इसीलिए बेटा सीट बेल्ट पे चलान है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो आपको बेटा 500, 1000, 2000 जो भी चालान चल रहा है वो देना पड़ेगा।
हाँ जी। सीट पर लगाई हमने नहीं, हाँ, ऐसे हम उन्हें तो आप इसलिए दोगे बेटा, ऐसे तो लोग जाने जाती रहेंगी। सर नहीं, लेकिन देखिए हम जो पैसे हैं वो पुलिस को ही क्यों दे रहे हैं? आप जा वो बेटा आप जाके कोर्ट में दे सकते हो, कोर्ट में दे दो जाके। पुलिस वालों की जेब में थोड़ी ना जाते हैं वो तो सरकार के पास जाते हैं। सरकार ने इसलिए पेनल्टी रखी हुई ताकि लोग ऐसी गलती ना करें। बेटा मान लीजिए मैं जा रहा हूँ बाइक से या कार से, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं तो चला गया ऊपर, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी फैमिली कितनी परेशान होगी। तो समझ रहे हो ना, दुख का माहौल आ जाएगा, वो नहीं चाहते हैं। तो बेटा ये देखिए, सीट बेल्ट बेटा इसीलिए एडवाइस की जाती है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। और सर हाँ जी। कार में पहले डैशबोर्ड भी होता है। हाँ सर, हाँ, डैशबोर्ड भी होता है। ये भी सीधा शीशा ही होता है। तो डैशबोर्ड क्या यहाँ तक होता है? डैशबोर्ड तो यहाँ तक होता है, पेट तक। आप तो आगे से निकल जाओगे ना। आपकी मोशन में कौन सी है? अपर बॉडी, समझ गए। ये देखो बेटा एग्जांपल जरा पढ़ लीजिए बेटा, बातें नहीं था, देख लो जल्दी से। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, तो बेटा आप क्या होते हो? बस तो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गई, आप किधर जाते हो बेटा? पीछे की तरफ। इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन द पैसेंजर्स इन दी बस फॉल्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ हो जाते हैं वो। दिस इज बिकॉज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लो ऑफ द बस के कॉन्टैक्ट में है, कम इन मोशन अलॉन्ग विद दी बस। बेटा लोअर पार्ट किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ बेंड कर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गई बात यानी? अच्छा इधर देखिए, हैज द पैसेंजर फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सिमिलरली अ केयरलेस राइडर फॉल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन हॉर्स रन सडनली। जैसे आपने देखा होगा ना, हॉर्स वगैरह राइड वगैरह करते हैं, अगर वो ध्यान ना दे तो बेटा क्या होता है? हॉर्स तो निकल जाता है और वो पीछे की तरफ गिरते हैं। या फिर बाइक वगैरह पे कोई सही से ना बैठा हो तो पीछे वाला बेटा जिंदगी वो दिक्कत में पै जाता है, हैं? राइडर को केयरलेस क्यों होती है? वहाँ पे तो घोड़ा। अरे भाई, तो आपने सही से पकड़ नहीं रखा ना उसको, घोड़े को सही से पकड़ नहीं रखा, आप मस्त बैठे हो बिंदास, घोड़ा निकल गया। घोड़े के पास इतना टाइम थोड़ी ना कि वो गधे का इंतजार करे। क्यों? इधर देखो जरा एग्जाम्पल 2 बेटा, जरा देखिए। आपने बेटा देखा होगा कि जो डस्ट हमारे घर पे जो डोर मैट वगैरह पड़े रहते हैं या कारपेट जो पड़ी रहती हैं, उसको मम्मी ऐसे ऊपर उठाकर बेटा ऐसे करके हिट करती होंगी। जब बेटा हिट करती हैं तो वो डोरमेट बेटा पीछे की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। वो जहाँ रुके हुए थे ना, वो वहीं पे रुके हुए रहना चाहते हैं। तो जैसे ही मैट या कारपेट पीछे जाएगी तो वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अब तो बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं बची, मम्मी हट जाए बीच से तो पापा के सपोर्ट कोई बचता नहीं ना, फिर तो पिटना ही पिटना है। वैसे ही बेटा ये डस्ट पार्टिकल कहाँ जाएंगे? नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं रहती। तो यही रीज़न है कि जब भी आप डोर मैट या कारपेट वगैरह को हिट करते हो तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो रेस्ट में है। यहाँ पर आपने डस्ट, यहाँ पे डोर मैट को पकड़ा हुआ है ना, तो ये डस्ट पार्टिकल यहीं पर रहना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या किया? डोर मैट को पीछे ले गए। अब पीछे ले गए तो बेटा डस्ट पार्टिकल कहाँ गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। ठीक, बहुत एक्सपीरियंस है, बट आपको सारे एग्जांपल और काम ही क्या था? पिट नहीं था, मम्मी पीछे पीछे भागती रहती थी मेरे, मैं नहीं आता था पकड़ में। शाम को ये पूरे दिन खेलता था, शाम को पकड़ के कूट देती थी, मैं सो जाता था मस्त, बॉडी की भी मसाज हो जाती थी। और क्या, अगले दिन फिर गायब। इधर देखिए ज़रा, तो बेटा यहाँ पे देखिए, अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द फाइबर ऑफ द कारपेट कम्स इन द मोशन, पीछे की तरफ चला जाता है कारपेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसी वजह से बेटा वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। समझ में आ रही बात? यानी ये सारी बातें हैं बेटा इनर्शिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, कारपेट है, समझ जाइए। टाइप करते वक्त कहाँ पर है कारपेट? अरे समझ जाओ बेटा, स्पेलिंग में टाइप करते वक्त थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और एग्जांपल देख लीजिए बेटा, देख रहे हो कौन है? सलाम। तो बेटा आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई गन वगैरह से हिट करता है, मान लीजिए आप, ये एक बेटा विंडो है,
विंडो पे अगर कोई हिट करेगा बुलेट से, जो कि बुलेट मान लीजिए कुछ इस शेप की होती है, तो बेटा जब हिट करते हुए जाएगा ना तो बस होल इतने में ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो बाकी पार्टिकल्स बेटा किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। इतने के कांटेक्ट में आ गई थी ये बुलेट, जिसकी वजह से इतने पार्टिकल्स तो मोशन में आ गए, बाकी सारे अभी भी किस पे हैं? रेस्ट पे हैं, जिस वजह से, हाँ सेम हो, जिसकी वजह से बाकी पूरी विंडो तो अभी भी सेफ है, बस इतने में होल हो गया। लेकिन अगर मैं इसको पत्थर से मारूं, बड़ा पत्थर लेके, तो बेटा ये पूरी विंडो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लार्ज एरिया कांटेक्ट में आ गया, ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ गया तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और सारे के सारे पार्टिकल्स बेटा क्या हो जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एक एग्जांपल है। देखो इधर ज़रा, देख लो कितनी मस्त पिक्चर्स निकाली हैं मैंने। देखो ज़रा, पढ़ लेते हैं एक बार। अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन मेक्स अ स्मॉल होल इन द विंडो पैन वाइल पासिंग थ्रू इट। ठीक है, जब उसमें से पास होती है तो छोटा सा होल कर देती है। पेन, हाँ जो भी है ठीक है, बट स्टोन ब्रेक्स इट इनटू स्मॉल पीसेस। लेकिन अगर कोई स्टोन मार दिया जाए तो बेटा फिर वो छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाता है। दिस इज बिकॉज द बुलेट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द विंडो पेन इन ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। बेटा बहुत ही स्पीड से भी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, बाकी को महसूस भी नहीं होता कि कोई आसपास से गुजरा है। ठीक है, लेकिन जो पत्थर होता है, जो स्टोन आप मारते हो, वो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एरिया पे इफेक्ट दिखा पाता है। हैंस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ विंडो पेन comes in motion and the remaining portion of the window pane remains at rest due to inertia of rest। क्लियर हो गई बात? ये बात है। अच्छा, इसका ऑपोजिट नेक्स्ट सुनिए ज़रा। On the other hand, the speed of stone a very slow as compared to the speed of the, दो बार टू लिख दिया, to the bullet। मतलब बुलेट के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो पत्थर की जो वेलोसिटी, जो स्पीड है वो बहुत कम है। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा वो जो है लॉन्गर टाइम तक वो कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाती है। क्लियर हो गई बात? यानी यही चीज़ मैंने आपको समझा दी, वही लिख दी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इस वाले पॉइंट को जो है वो ख़त्म करते हैं। ज़रा देखिए बेटा, आपके लिए आम का सीज़न चल रहा है, आम लेकर आ गया मैं आपके लिए, अभी पके नहीं है, आई एम सॉरी। हैं शार्क टैंक वाला लग रहा हूँ। इधर देख लो बेटा ज़रा, ये बेटा मैंगो है। अगर आप मैंगो की डाल पकड़ के हिला दो तो होगा क्या? जो इसकी डाल है, जो इसकी ब्रांच है, वो तो मोशन में आ गई, लेकिन बेटा जो आम है वो कहाँ रहना चाहते हैं? रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा? आपने उसकी जो ब्रांच है उसको इधर उधर मूव किया, लेकिन मैंगो बेटा वहीं पर रहना चाहते हैं, तो फिर वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर लेगी, जिसकी वजह से बेटा आम जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ही बेटा लीव्स और फ्लावर्स के साथ में भी होता है। जब आप, शांत रुक जाओ यार थोड़ा सा, जब आप किसी भी ट्री को या प्लांट को पकड़ के हिलाते हो, मोशन में लेकर आते हो, तो उसकी जो लीव्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है बेटा? कि जो फूल, जो आपके लीव्स हैं, जो आपके फ्लावर्स हैं, वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, और आपने क्या किया? उसकी ब्रांचेस या ट्री को मोशन में ले आए, और जिसकी वजह से वो नीचे फॉल कर जाते हैं। हाँ जी बेटा, अब आप पूछिए अपना डाउट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक्सप्लेन करते वक्त बीच में मत बोला करो, फ्लो टूट जाता है यार। इधर देख लो ज़रा, व्हेन अ ट्री इज vigorously shaken, some of the leaves and fruits fall from the tree। ठीक है, this is because the branches of the tree comes in the motion, but the leaves and fruits remains at the rest due to inertia of rest। due to this leaves and fruits fall down। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में बेटा यहीं तक करेंगे, ये नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे inertia of motion। प्लीज नोट इट डाउन।